अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे अपना बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो लेक्चर है, क्योंकि अब से जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मतलब ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं ड्यू टू द कोविड-19। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनका ख्याल रखें। और इस पैंडेमिक से हम इक्वली मिल के ही हम इससे बच सकते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पे इंडिविजुअली आप अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें इस पैंडेमिक से आज़ाद होने के लिए, राइट। और इसके अलावा साथ साथ पढ़ते भी रहें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि ये फ्री टाइम जो है एक्चुअली ये आपके लिए उस तरह से फ्री टाइम नहीं है। ये छुट्टियों का टाइम नहीं है, ये आपकी फ्यूचर बिल्डिंग का टाइम है। इसको ऐसा वेस्ट मत करें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो मैं देना चाह रहा था आपसे डिस्कस करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, जो कि लास्ट वीक में हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल का डीसी जनरेटर, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने एसी जनरेटर के बारे में, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको दोबारा से वही चीज़ें रिवाइज करवाना चाहूँगा कि हमें जनरेटर की एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा टरबाइंस की फॉर्मेशन कहाँ पे हमें यूज़ होती है। इसके अलावा हमें मैकेनिकल पावर से जिस जो कि हमें डेफिनेशंस होती है जनरेटर की, एक्चुअली डेफिनेशन ही यही है कि जो मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल पावर में। तो हमें टरबाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैकेनिकल पावर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो हमें कहाँ से गेन होती है, राइट। तो इन चीज़ों को हम दोबारा से रिवाइज भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द पावर जनरेशन। So electricity generation is a process of generating electrical power from sources of primary energy, right? For utilities in electrical power industry, it is the stage prior to its delivery to end user or its storage. तो इलेक्ट्रिकल जनरेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास, जो हमारी कंजम्पशन के लिए हमारी नीड्स हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि हमारे पास, एक जनरेटिंग यूटिलिटी होती है, उसके अलावा एक यूटिलिटी होती है जो कि हमारे पास उस एनर्जी को जो हमने जनरेट की है उसको ट्रांसमिट करने के लिए काम आती है। और उसके बाद हमारे पास एक यूटिलिटी होती है जो कि उसको स्टोर भी करती है और उसको यूटिलाइज भी करती है। तो ये डिफरेंट यूटिलिटीज़ होती हैं हमारे पास पावर जनरेशन सेक्टर में। तो अगर हम डिस्कस की, जो हमने ऊपर बताया कि हमारे पास हम पावर जनरेट करते हैं फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे, तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और एक हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम इनको देखें, व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? A renewable resource is a natural resource which will replenish to replace the portion depleted by the usage and consumption, either through the natural reproduction or other recurring process in a finite amount of time in a human time scale, right? So मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल सोर्स वो है कि जिसके थ्रू हम विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट उसको दोबारा से रीगेन कर लें। अब जैसे सोलर एनर्जी है, धूप है, जिसको अगर हम सोलर के थ्रू इसको यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास वो अबंडेंटली अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ आवर सन, राइट। और इसमें हम जितना इसको यूटिलाइज करेंगे हमारे पास पीछे अबंडेंटली अवेलेबल है। बट फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर हमारे पास अबंडेंट अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा वाटर डिपेंड करता है आपके साइकिल्स पे, आपके जो वाटर फ्लो के साइकिल्स पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं, फॉसल फ्यूल अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं कि जो कि हम उसको यूटिलाइज करें और वो फाइनाइट टाइम के अंदर दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाए, मतलब हमारे पास जो कंजम्पशन और रिप्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड है वो आपस में मैच करता हो, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ी सी, तो उसमें हमारे पास सोलर भी आता है और इसमें हमारे पास विंड भी आता है। इसके अलावा टाइडल वेव है, हाइड्रो वेव है। टाइडल मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है, जियोथर्मल वेव है हमारे पास, जियोथर्मल, ये सारे हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा बायोमास भी है। तो ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम जिनके यूटिलाइज करने की वजह से हमारे पास पीछे जो अबंडेंस है, जो अमाउंट है, उसमें कमी नहीं होती, ये दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रेडिली रिप्लेस्ड बाय नेचुरल मींस एट अ क्विक इनफ स्पेस टू कीप अप विद द कंजम्पशन, राइट। इसका मतलब ये है कि जैसे आप उसको यूटिलाइज करें वो उसी वक्त प्रोड्यूस ना हो। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास अभी इस टाइम फॉसल फ्यूल्स अबंडेंट फॉर्मेशन में अवेलेबल हैं, तो ये क्या हुआ था कि हज़ारों साल पहले
जब ये आपके जो फॉसिल्स है, जो आपके जानवर, जो आपके दरख्त वगैरह ये ज़मीन में दब के उसके ऊपर प्रेशर था, ज़मीन के अंदर हीट अवेलेबल थी, तो ये उसकी वजह से फॉर्म हुए कोल में, फॉसल फ्यूल में, एलपीजी गैस में, डिफरेंट फॉर्मेशंस में। तो उस चीज़ को हम दोबारा से इतनी जल्दी एक्टिवली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास हज़ारों साल से अवेलेबल, हज़ारों साल के प्रोसेस के बाद ये जनरेट हुई है। तो ये इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स विच विद द एड ऑफ हीट एंड प्रेशर बिकम्स अ फ्यूल सच एज ऑयल एंड गैस। तो ऑर्गेनिक मैटर जिसमें हमारे पास जो उस वक्त के डायनासोर्स थे उनके फॉसिल्स और इस तरह की सारी चीज़ें, और इसके अलावा दरख्त वगैरह, तो बिग बैंग थ्योरी में जैसे डिस्कस किया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ऊपर नीचे हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास जो ये सारी चीज़ें नीचे ज़मीन के अंदर दब गई, और उसके बाद क्या हुआ कि ज़मीन में, क्योंकि ऊपर से ज़मीन का प्रेशर था और अंदर उसके अंदर हीट अवेलेबल थी, तो ये सारे ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स से ये कन्वर्ट हो गए आपके पास ऑयल और गैस में। तो ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि इनकी जो कंजम्पशन की तो अमाउंट हमारे पास है, कंजम्पशन हम किस तरह करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन की जो पेस है वो कंजम्पशन से मैच नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसलिए हमारे पास ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट होता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे पास क्रूड ऑयल है, हमारे पास नेचुरल गैस है, हमारे पास कोल है, यूरेनियम है, इसके अलावा तो ये सारे हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये जो मैंने आपको बात डिस्कस किया कि वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो हीट और प्रेशर में ही कन्वर्ट होते हैं इनटू ऑयल एंड गैस, तो ये उसकी एक छोटी सी एनिमेटेड छोटी सी वीडियो है जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि हमारे पास फसलें, दरख्त वगैरह है, और उनको हीट और प्रेशर से जब मिक्स किया गया, जब जिस पर उसको हीट और प्रेशर दिया गया, तो वो कन्वर्ट हो गए कोल में या दूसरी डिफरेंट नेचुरल गैसेज में या क्रूड ऑयल में, राइट। सो लेट्स डिस्कस करते हैं अब हम कि व्हाट इज द पावर प्लांट। पावर प्लांट, अ पावर प्लांट इज एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी, राइट, प्राइमरी एनर्जी सोर्स। तो ये हमारे पास पावर प्लांट वही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी सोर्स। मोस्ट पावर प्लांट्स यूजेस वन और मोर जनरेटर्स दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू सप्लाई पावर टू द इलेक्ट्रिकल ग्रिड फॉर सोसाइटीज इलेक्ट्रिकल नीड्स, राइट। तो क्या होता है कि हमारे पास सोसाइटी की जो नीड्स हैं, अब देखिए इस टाइम हम डिपेंडेंट है बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पे। आपके घर में इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हैं। यू कांट थिंक ऑफ अ डे विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आप एक दिन भी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आप मतलब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन, आपके घर के इक्विपमेंट्स, आपके किचन की काफ़ी सारी एसेसरीज, आपके हाउस होल्ड की काफ़ी सारी एसेसरीज जो है वो सारी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पे इस टाइम इस तरह से क्या है, बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। अब जनरेटर क्या करते हैं कि मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में, और उस जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको हम सोसाइटी के नीड्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो सम रिनोन्ड पावर प्लांट्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो कि हम सुनते रहते हैं आम मीडिया में भी, दोस्तों से भी, बुक्स में भी। वो कौन कौन से हैं? फॉसल फ्यूल पावर प्लांट होता है हमारे पास, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। इसके अलावा सोलर थर्मल पावर प्लांट होता है। सोलर थर्मल पावर प्लांट का मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जिसमें हम सूरज की रोशनी को कन्वर्ज करते हैं टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि सूरज की रोशनी में हीट होती है। जब हम धूप पे बैठते हैं तो हम धूप में इसलिए बैठते हैं ताकि हमारा जिस्म मतलब हम हीट उसकी अब्सॉर्ब कर सकें। सर्दियों में हम धूप में इसलिए बैठते हैं ताकि हम जो सूरज की जो रेज की हीट है वो अब्सॉर्ब कर सके, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है न्यूट्रल हो। तो सोलर थर्मल जो पावर प्लांट है वो भी इसी सिनेरियो को ही रेप्लिकेट करता है। वो क्या करते हैं कि सूरज की जो रेज है वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, उस स्पेसिफिक पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब उस स्पेसिफिक पॉइंट में क्या होता है कि जब वो इतनी सारी रेज जो है वो एक टू द पॉइंट रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उस पे क्या होता है कि वहाँ पे हीट मैक्सिमम होती है, और उस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं स्टीम बनाने के लिए या डिफरेंट पर्पजेस के लिए, राइट। इसकी एग्जांपल हमने जो सिंपल से एग्जांपल वो भी है कि जब हम छोटे होते हुए मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू सूरज की रोशनी से आग को कागज़ लगाते थे, तो वो भी एक एग्जांपल है, वो भी सोलर थर्मल की ही एग्जांपल है कि सूरज की रोशनी को आप हीट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमारे पास होता है जो हम सुनते रहते हैं, सोलर पावर प्लांट भी होता है हमारे पास, जियोथर्मल पावर प्लांट भी होता है, इसके अलावा विंड पावर प्लांट, ये सारे नॉर्मली जो सुनने में आते हैं ये वो पावर प्लांट्स हैं, राइट। तो अब इन पावर प्लांट्स को हम एक करके डिस्कस करते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमें क्या चीज़, जनरेटर कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और टर्बाइंस कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो दिस इज़ द कोल पावर प्लांट। सो दिस इज़ द सॉरी। अब देखें कोल पावर प्लांट में क्या हो रहा है कि कोल पावर प्लांट में यहाँ पर आप कोल को बर्न कर रहे हैं। अब कोल को बर्न करने से हीट प्रोड्यूस हो रही है, और उस हीट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं
पानी को बॉयल करने के लिए, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब वो जो स्टीम है वो क्या करती है, जब हम उसको प्रेशर से एक्सर्ट करते हैं टरबाइन के ऊपर। अब टरबाइन एक्चुअली क्या होता है, एक फैन होता है, एक ब्लेड्स की फॉर्मेशन होती है, मल्टीपल ब्लेड्स की फॉर्मेशन। अब जैसे बचपन में बच्चों ने साइकिल्स पे भी लगाया होता है, एक छोटा सा पंखा लगाया होता है, जब वो साइकिल चलाते हैं तो हवा के फ्लो की वजह से क्या होता है कि वो पंखा घूमना शुरू कर देता है, राइट। इवन आप जो जो आप विंड पावर की एग्जांपल ले लें, जो विंड में क्या होता है कि विंड पावर प्लांट में जो हमारे पास वो जो एक टरबाइन लगा होता है ऊपर, तो वो जो उसका फैन होता है वो किससे घूमता है, वो हवा के फ्लो की वजह से घूमता है, एरोडायनामिक, क्योंकि वो शेप में होता है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हम स्टीम जो कि एक गैसोस फॉर्म में होती है, वाटर होता है लेकिन गैसोस फॉर्म में होता है, तो उस हाई प्रेशर स्टीम को हम एक्सर्ट करते हैं टू द टरबाइन, टरबाइन पे एक्सर्ट करते हैं तो टरबाइन क्या करता है, अपनी एरोडायनामिक शेप की वजह से मूव ऑन करता है। अब टरबाइन क्या होता है, वो कपल होता है आपके जनरेटर के साथ। तो जब टरबाइन मूव करेगा तो आपका जनरेटर भी मूव करेगा, और जब जनरेटर मूव करेगा तो फिर क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और अब देखें यहाँ पे हमारी एग्जांपल क्लियर होती है कि हम टरबाइन की मैकेनिकल पावर को जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टरबाइन भी ज़रूरी है और हमें जनरेटर भी ज़रूरी है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर होती है कि मैकेनिक किस तरह से हम मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग द हीट। हीट से हम पानी को बॉयल करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और वो स्टीम एक्सर्ट करते हैं हम अपनी टरबाइन पे, जो उसके ब्लेड्स होते हैं उसको मूव करवाने के लिए, राइट। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी सेम ही सिनेरियो है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं कि यूरेनियम के थ्रू, आपने फिशन रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें जो जब एक पार्टिकल टूटता है यूरेनियम का, तो उसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके अलावा साथ साथ बाय जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और साथ में हीट एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी या हीट कह लें उसको। वो एनर्जी या वो जो हीट है उसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने फर्दर जो आपके पास वो है पानी, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। वो एनर्जी, वो हीट आप यूज़ करते हैं उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। फर्दर वही सेम सिनेरियो है कि उस स्टीम को हम एक्सर्ट करते हैं टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन मूव करता है। एक्चुअली टरबाइन के साथ हमारा जनरेटर लगा हुआ है, तो टरबाइन जब मूव करेगा तो वो एक्चुअली मैकेनिकल पावर है, उस मैकेनिकल पावर को हम जनरेटर के साथ जब कपल करेंगे तो जो जनरेटर जब मूव करेगा तो वो उस मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल पावर में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल उसी तरह का ही है। अब जियोथर्मल पावर प्लांट देख लिया। अब जियोथर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि जियोथर्मल में एक्चुअली क्या होता है कि ज़मीन के अंदर हमारे पास हीट अवेलेबल है। तो हीट उसमें क्या होता है कि हम नीचे वाटर एक्सर्ट करते हैं, ठंडा पानी ऊपर से एक्सर्ट करते हैं, और वो ज़मीन से जो है ना हीट अब्जॉर्ब करके ऊपर वापस आता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। वो इतनी हीट अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास मतलब लावा और मतलब ग्लेशियर्स तो नहीं कह सकता, वो जो लावा के पहाड़ होते हैं, इस तरह की जो जगह होती है ज़मीन में गर्म पानी मौजूद होता है, तो उससे हम हीट में जो हीट है ज़मीन की, जियोथर्मल जो ज़मीन की हीट है उसको हम अब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर में, और उसको स्टीम में कन्वर्ट करके अगेन उसी तरह से हम वो जो स्टीम होती है वो टरबाइन पे इफेक्ट करवाते हैं, इम्पैक्ट करवाते हैं उसका। और टरबाइन जब मूव करता है तो टरबाइन के मूवमेंट की वजह से आपका क्या होता है कि आपकी क्योंकि टरबाइन के साथ आपका जनरेटर कपल होता है, तो जनरेटर मूव करता है, जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से आप हाइड्रोलिक पावर प्लांट को देखें, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम देखें, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा ऊपर डैम है, तो डैम से जब हम ऊपर से पानी मूव करवाते हैं तो क्या होता है कि नीचे वो पानी जब प्रेशर से मूव करता हुआ आता है तो वो टरबाइन को रोटेट करवाता है, और जब वो टरबाइन को रोटेट करवाता है तो क्योंकि टरबाइन हमारे पास जनरेटर से कपल है तो जनरेटर मूव करेगा, और जनरेटर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अल्टीमेटली सारे सिनेरियोज में क्या हो रहा है कि मैकेनिकल पावर आपकी टरबाइन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और टरबाइन मतलब आप वाटर के फ्लो को या स्टीम के फ्लो को टरबाइन पे हिट करवाते हैं, और उसकी वजह से टरबाइन में मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उस मैकेनिकल पावर को आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में थ्रू जनरेटर, क्योंकि आपका जो जनरेटर है वो टरबाइन के साथ कपल्ड होता है थ्रू अ सिंगल शाफ्ट। तो अगर हम देखें तो कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ द अबव पावर प्लांट्स, जितने भी हमने पावर प्लांट्स के एग्जांपल्स देखी, जितनी भी एनिमेशन देखी, उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं हमारे पास। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ द आउटपुट, उनकी इलेक्ट्रिसिटी सारे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा ये कि टरबाइन, सब में टरबाइन कॉमन है। टरबाइन जनरेटर तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही जनरेटर के थ्रू हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉमन है। टरबाइन भी सब में कॉमन है क्योंकि आपने मैकेनिकल पावर आपको चाहिए, क्योंकि जनरेटर का काम यही है कि वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, तो आपको टरबाइन मस्ट चाहिए क्योंकि वो मैकेनिकल पावर को कहाँ से मिलेगी। इसके अलावा जनरेटर, जनरेटर क्योंकि जो मैकेनिकल पावर मिल रही है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टरबाइन। एक्चुअली टरबाइन क्या होता है, टरबाइन इज अ रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम अ फ्लूइड फ्लो एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजफुल वर्क, राइट। अब हम देखें, हम अपने जितने भी देखी जिसमें फ्लूइड फ्लो, अब फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है या गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हमारे पास स्टीम थी या हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, उसमें हम पानी फेंकते थे और बाकियों में हमने स्टीम फेंकी। तो क्या होता है कि वो
उस फ्लो को रोटेटरी मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, जो टरबाइन है एक्चुअली। द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर व्हेन कंबाइंड विद अ जनरेटर, राइट। और जब उस मैकेनिकल पावर को हम इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसके साथ जनरेटर कंबाइन कर देते हैं। तो ये एक्चुअली एक इमेज है जिसमें हम टरबाइन के ब्लेड्स कुछ इस तरह से होते हैं। आप एक तरफ से एक्सर्ट करते हैं और दूसरी तरफ से आपकी एग्जिट होती है, और टरबाइन उस फ्लो की वजह से मूव ऑन करता है। तो ये एक छोटी सी टरबाइन की एग्जांपल है कि जिसमें क्या हो रहा है कि ये देखें कि टरबाइन मूव कर रहा है। जब आप क्या उस पर स्टीम की थ्रो करते हैं तो क्या होता है, टरबाइन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। तो स्टीम की डायरेक्शन, स्टीम के थ्रो की वजह से टरबाइन आपका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उस मूवमेंट को हम एक्चुअली हम मैकेनिकल पावर कहते हैं, और उस मैकेनिकल पावर को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में थ्रू द जनरेटर। उसके अलावा जनरेटर क्या होता है हमारे पास, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर यूज इन एन एक्सटर्नल सर्किट, राइट। तो हम जनरेटर की सिंपल डेफिनेशन है जो मैकेनिकल पावर को आपके इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ये सिंपल एग्जांपल्स हैं कुछ जनरेटर्स की। ये हमारे पास सिंपल यूटिलिटी जो लेफ्ट पे जो ये जनरेटर है हमारे पास, ये सिंपल यूटिलिटी पे भी हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास जनरेटर है, ये हम मतलब जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा आप पावर प्रोड्यूस करते हैं, ये उस तरह के जनरेटर्स की एग्जाम्पल है। ओके, तो टाइप्स ऑफ जनरेटर हमारे पास होती हैं दो तरह की। एक होती है हमारे पास डीसी जनरेटर और एक होता है हमारे पास एसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर क्या होता है कि पावर जनरेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू द डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। तो डीसी जनरेटर में आपके पास जो आउटपुट होती है वो डीसी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, और एसी जनरेटर में आपके पास जो आउटपुट होती है वो कौन सी होती है, एसी इलेक्ट्रिकल पावर। तो इन दोनों में फर्क जो है वो सिर्फ आउटपुट का है, बाकी इनका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। कि डीसी जनरेटर में आप आउटपुट पे डीसी इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं जो कि डायरेक्ट करंट होता है, और क्या होता है एसी जनरेटर में आप क्या करते हैं कि आप एसी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर में पावर लेते हैं जो कि आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है। ओके, तो अगर हम इसको देखें एसी जनरेटर, तो अब ये देखें एसी जनरेटर में क्या होता है कि एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर, एंड एसी जनरेटर प्रोवाइड्स द आउटपुट इन एसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जनरेटर की वही डेफिनेशन जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, और एसी जनरेटर क्या करता है कि आपको जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वो एसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। और एसी सिस्टम क्या होते हैं, एसी सिस्टम वो सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल का जिसमें आपके पास जो उसकी डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली रिवर्स होती रहती है। कभी वो पॉजिटिव साइड पे होती है एक्सिस के, कभी वो नेगेटिव साइड पे होती है, तो वो पीरियोडिकली मूव करती है। वो साइन वेव्स जो आपने इलेक्ट्रिकल एसी इलेक्ट्रिकल की देखी थी क्लास में, तो वो पीरियोडिकली मूव करते हैं अपनी रिवर्स डायरेक्शन, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है विद टाइम। ठीक है। इन कंट्रास्ट जो है डीसी जो करंट होता है वो आपके हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और उसके अलावा जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो भी डिजायर्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। वो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है किस फैसिलिटी में वो इंडल्ज। तो उसका मैग्नीट्यूड भी तकरीबन कांस्टेंट होता है, और दूसरा है कि उसकी डायरेक्शन भी एक ही होती है, वो एक्सिस के एक ही साइड पे ही होता है। Yep. सो देखिए बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं हमारे पास जनरेटर का। एक्चुअली बेसिक बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है हमारे पास, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। सो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली हमें कहता क्या है, वो ये कहता है कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, इफ दैट कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड अ करंट इज इंड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। तो अब ये एग्जांपल देखें इसके यहाँ पे क्या फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब आप एक वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर में क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होती है। और अगर वो कंडक्टर, वो जो आप कंडक्टर जो आपने उसमें प्लेस किया हुआ अगर वो क्लोज्ड सर्किट में है, अगर उसको आपने क्लोज सर्किट में इंडल्ज कर दिया तो क्या होगा कि उसमें से करंट फ्लो करेगा जो कि आपके पास इंड्यूस करंट होगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो है, या तो आप उस कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, या फिर आप क्या करें कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, उस कंडक्टर को विद इन द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाएं, तो इफेक्ट दोनों का सेम ही होता है। तो उसके बाद हमारे पास उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जब आप सर्किट को क्लोज करते हैं तो आपके पास करंट, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके पास किस तरह से जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है जब आप जनरेटर के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब देखिए जो पोजीशन ए है उसमें क्या होता है हमारे पास जो कॉइल्स की शेप दी हुई है कि ये हमारे पास अंदर की जो कॉइल है वो मूव कर रही है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताया गया कि उसके थ्रू हम साइन वेव किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें देखें कि अब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली क्या है, इसमें कि हमारे पास दो मैग्नेट्स जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या है के दरमियान में हमारे पास कॉइल है। अब फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, या तो आप फील्ड कांस्टेंट रखें और उसके अंदर जनरेटर को जो कॉइल है उसको मूव करवाएं, या फिर आप मैग्नेटिक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रखें और उसके अंदर सिर्फ
उस कंडक्टर को प्लेस कर दें। तो जो हमारे पास जनरेटर की जो एग्जांपल होती है उसमें हम क्या करते हैं कि हम फील्ड कांस्टेंट रखते हैं और उसके अंदर जो है उसके अंदर जो कॉइल होती है या वायर होती है उसको हम मूव करवाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें तो इसको हम मूव करवा रहे हैं। तो जब पोजीशन ए है, इस पोजीशन ए पे हमारे पास, अब देखिए नीचे ग्राफ भी शो हुआ है, पोजीशन ए पे हमारे पास मैग्नीट्यूड 0 है। उसकी वजह यह है कि इस कॉइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपकी जो वेव्स हैं, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो उसको कम से कम कट कर रहा है, इसलिए वहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है। इसी तरह से जब वो पोजीशन चेंज करता है, जब वो बी पोजीशन पे आता है आपकी जो कॉइल है, तो बी पोजीशन पे क्या होता है कि आपके पास इस टाइम जो उसका सर्विस एरिया आपको जो आपकी कॉइल मूव कर रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान में, उसकी जो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो उसका जो कटिंग टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो मैक्सिमम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइनों को काट रहा है, उनको इंडल्ज कर रहा है अपने सिस्टम के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो आउटपुट पे जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। इसी तरह से जब पोजीशन सी पे 180 डिग्री शिफ्ट होता है तो आपके पास दोबारा से वही जो ए वाली पोजीशन है, लेकिन आपके पास एजेस डिफरेंट है। पहले जो एज ऊपर था वो एज नीचे आ गया। जो पोजीशन ए और पोजीशन सी को अगर आप कंपेयर करें तो जो एज पहले ऊपर था वो अब एज नीचे चला गया। तो क्यों, अब जब आप उसको रोटेट करके देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो पहले एज ऊपर था वो नीचे कैसे चला गया। तो उसमें क्या हो गया, हमारे पास जीरो पे दोबारा पोजीशन आ गई है। और जब पोजीशन डी में मूव करते हैं तो अब देखें कि वो जो डिफरेंट पोल्स के जो एजेस थे वो डिफरेंट पोल्स के सामने आ गए, मतलब जो एज पहले नॉर्थ के सामने था वो अब साउथ पे चला गया। अगर आप पोजीशन जो है आप ए को और सॉरी पोजीशन बी को और पोजीशन डी को अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो पहले एज जो था वो नॉर्थ के सामने था, पोजीशन डी में वो साउथ के सामने है। और इसी तरह से पोजीशन बी पे जो पहले एज जो एस साउथ के सामने था वो अब पोजीशन डी में नॉर्थ के सामने है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास पोलैरिटी में रिवर्स हो गई है। उसके लिए हमारे पास डी पोजीशन में देखिए 270 डिग्री पे मैग्नीट्यूड हमारे पास एक्सिस के नीचे आ रहा है और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। और इसी तरह से जो पोजीशन हमारे पास दोबारा से एंड पे ए है, जो कि अगेन वही पोजीशन है, तो उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड दोबारा से जीरो हो गया। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि आप समझ सकें कि हम किस तरह से साइन वेव प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ करते हुए। और बेसिक इलेक्ट्रिक जो हमारा जनरेटर का प्रिंसिपल है वो भी यही है, उसमें भी हमारे पास इसी तरह से ही कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है, जिसको हम मूव करवाते हैं थ्रू द टरबाइन, क्योंकि टरबाइन जनरेटर से कपल होता है डायरेक्टली। और टरबाइन को कैसे मूव करवाते हैं, थ्रू द स्टीम टू द वाटर फ्लो। ओके, सो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी जनरेटर। हम डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास मैग्नेटिक फ्रेम होता है या उसको यॉक भी कहते हैं। इसके अलावा पोल कोर होता है और पोल शूज़ भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास। इसके अलावा फील्ड वाइंडिंग होती है। इसके अलावा आर्मेचर कोर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इसके अलावा ब्रशेज होते हैं हमारे पास। ये तो हमारे पास बेसिक पार्ट्स हैं डीसी जनरेटर की। सॉरी, इट्स एन एसी जनरेटर, लेट मी करेक्ट इट ओवर हियर, इट्स एसी जनरेटर, क्योंकि एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में इतना कोई खास फर्क नहीं है। सो ये हमारे पास एसी जनरेटर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर में हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्रेम यॉक होता है, पोल कोर एंड पोल शूज होते हैं, फील्ड वाइंडिंग होती है हमारे पास, आर्मेचर कोर होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इसके अलावा हमारे पास ब्रशेज होते हैं। तो अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है हमें, ठीक है, और इनका काम क्या एक्चुअली। सो मैग्नेटिक फ्रेम या यॉक को देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्रेम या यॉक भी इसको कहते हैं। जो हमारे पास आउटर फ्रेम जो होता है ना, आउटर फ्रेम ऑफ यॉक सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यॉक होता किस तरह से। ये नॉर्मली हम अपनी मोटर्स में भी देखते हैं, जनरेटर्स में भी इस तरह का ही एक आउटर बॉडी होती है, इसको हम यॉक कहते हैं। तो इट एक्चुअली सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। क्या पर्पसेस सॉल्व करता है ये। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर द पोल्स, एग्जैक्टली पोल्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग कवर फॉर द होल मशीन। अब इसकी जो सारी मशीनरी है वो इस पूरी बॉडी के अंदर अवेलेबल होती है। जो आपके पास कॉइल्स हैं, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, कोर है, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो वो इसके लिए एज अ प्रोटेक्टिंग कवर भी आपके लिए एक वर्क करती है। इट कैरीज मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द पोल, एग्जैक्टली। तो इसमें आपके पास जो ये जो है ना आपकी जो बॉडी है, जो आपका यॉक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को भी कंसंट्रेट करती है टुवर्ड्स योर कोर। तो अगर हम देखें, इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स सच एज। अब इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। एक टर्मिनल बॉक्स होता है। टर्मिनल बॉक्स में एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, इनपुट और आउटपुट की वायर्स कनेक्टेड होती हैं। जैसे हमारे घरों में हमारे पास कंट्रोल पैनल होता है जिसपे हमारे पास सारे ब्रेकर्स अवेलेबल होते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है कि हम हमें वायरिंग तो नहीं देखनी पड़ती, हमें सिर्फ ब्रेकर ऑन ऑफ करने पड़ते हैं अपने टर्मिनल बॉक्स से। तो इसका भी एक टर्मिनल बॉक्स होता है कि आपको मशीन के अंदर ना जाना पड़े, आप बाहर से उसके कनेक्शन कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एक लिफ्ट आई होती है। लिफ्ट आई का मतलब ये होता है कि अगर हैवी मशीनरी है आपने उसको लिफ्ट करके उसकी पोजीशन को चेंज करना है तो लिफ्ट आई अवेलेबल होती है, जिसमें आप कोई चीज़ हुक करके उसको उठा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फ्रेम होता है जो कि आपका आउटर बॉडी फ्रेम है।
इसके अलावा फीट होते हैं। फीट इसलिए यूज़ करते हैं कि उसको अगर हम ज़मीन से ऊपर उठा के रखना है कि नीचे कोई पानी है या इस तरह की सर्विस है तो नीचे से वो डिटोरिएट ना हो, तो इसलिए उसको हम फीट भी यूज़ करते हैं जो उसको वहाँ से ऊपर उठा के रखती है ज़मीन, जो ज़मीन के लेवल से। So next one is the pole core and the pole shoes, right? So this is the pole core and the pole shoes. Both of them are there in the picture. तो अगर हम ऊपर वाले फ्रेम को देखें तो ये हमारे पास पोल कोर है और नीचे वाला हमारे पास पोल शू है। तो पोल शू जो है वो सर्व्स टू पर्पसेस। ये हम डीसी जनरेटर के जो लेक्चर में सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हुए हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ इन दोनों में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक चीज़ के, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। So a pole shoe serves two purposes. It spreads out the flux in the air gap. Actually, yes, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. Due to the larger cross section, it reduces the reluctance to the magnetic path. Exactly. Reluctance हमारे पास क्या होती है? Reluctance होती है जो कि आपकी हवा के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लॉस होती है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि हवा के जैसे रेजिस्टेंस होती है वायर के अंदर, वो क्या होती है कि रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन थी, जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में फ्लो करता है उसकी जो उस पर जो हिंड्रेंस आती है एक्चुअली वो आपकी रेजिस्टेंस है। इसी तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो हिंड्रेंस आती है एयर गैप की वजह से वो एक्चुअली आपकी रिलक्टेंस है, तो वो रिड्यूस भी करती है। हमारे पास ये पोल शूज जो है ये पर्पसेस उसका वो करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, सपोर्ट द मैग्नेटिक कॉइल्स। और मैग्नेटिक कॉइल्स भी आपकी यही सपोर्ट करती है क्योंकि मैग्नेटिक कॉइल्स जो है वो ऊपर आपके पोल कोर के जो पोल कोर है उसके अक्रॉस जो है ना ये लिपटी हुई होती है और नीचे पोल शूज के ऊपर ये मतलब रिजाइड करती है। So there are two types of the pole construction. दो तरह की होती हैं, core is solid and the shoe is laminated. Yes, ये हमने डिस्कस किया था कि हम जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं मोटर्स में, जनरेटर्स में, वो हम उनको लैमिनेटेड रखते हैं। लैमिनेटेड इसलिए रखते हैं कि एडी करंट लॉसेस को कम से कम कर सकें। जी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि हम एडी करंट लॉसेस होते क्या हैं, उनको कैसे कम करते हैं और ये प्रोड्यूस क्यों होते हैं, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग कोर इज सॉलिड एंड द शू इज लैमिनेटेड। जो पहले हमारे पास मशीनरी होती थी या जिसे कह लें कि जो सस्ती मशीन्स होती हैं जो घरों में चीज़ें अवेलेबल होती हैं मोटर्स वगैरह, उसमें ये चीज़ें अवेलेबल होती है कि कोर आपके पास जो होती है वो सॉलिड होती है और आपके पास जो शू है जो नीचे वाला पार्ट है वो आपके पास लैमिनेटेड होता है। और इसी तरह से जो कोर एंड जो हैवी मशीनरी होती है जहाँ पे उनकी हैवी ड्यूटी रिकॉर्ड होती है उसमें क्या होता है कि जो कोर और शू दोनों ही लैमिनेटेड होते हैं इन मॉडर्न मशीन्स, राइट। सो लैमिनेटेड कोर मींस, लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या है, हमने डिस्कस किया था कि जब मैंने आपको रजिस्टर की फॉर्मेशन में दिखाया था कि उसके डिफरेंट पेजेस हैं। अब देखें वो इसी तरह से हमारे पास मेटल की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जिस मटेरियल का ये आपका पोल कोर या पोल शूज बना होता है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को हम आपस में कंबाइन करके बोल्ट के थ्रू मर्ज कर देते हैं। तो ये हमारे पास लेमिनेटेड कोर की फॉर्मेशन में, लेयर्स की फॉर्मेशन में एक प्रॉपरली कोर या शूज बन जाता है, एक प्रॉपर सॉलिड चीज बन जाती है। तो लेमिनेशन हम इसलिए करते हैं कि हम एडी करंट लॉसेस को कम से कम कर सकें, राइट। सो उसके बाद हम देखते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग कॉइल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज्ड टू जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, typically a rotating electrical machine such as a motor or a generator. It consists of a coil of wire through which a current flows, right? अब देखें क्योंकि आपने आपने फील्ड भी तो चाहिए ना आपको। तो फील्ड जो है वो कोर की वजह से नहीं आ सकती, उसके लिए आपको कॉइल्स चाहिए होते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग भी जरूरी है। वो जो कोर हमने डिस्कस की है उसके ऊपर एक्चुअली हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होती है। जो कोर है एक्चुअली वो जो पोल कोर और पोल शू है वो एक्चुअली एक फ्रेम है जिसके ऊपर आपकी फील्ड वाइंडिंग लगाई जानी है। तो फील्ड वाइंडिंग जरूरी है पोल कोर और पोल शूज के ऊपर ताकि आप फील्ड प्रोड्यूस कर सके विद इन द मोटर टेरिटरी, राइट। तो ये हमारे पास इसकी ये एग्जांपल है कि देखें अब यहाँ पे पोल कोर और पोल शूज जो है वो थोड़े से विजिबल है यहाँ पे और उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग हुई है क्योंकि आपने फील्ड प्रोड्यूस करनी है। और उस वाइंडिंग में से आप करंट पास करते हैं जिसकी वजह से, तो करंट पास करने की वजह से क्या होता है कि वो पोल्स की फॉर्मेशन लेते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव ऑन करती हैं और आपके पास एक फील्ड अवेलेबल होती है। तो फील्ड कॉइल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर आर फॉर्मर माउंट फॉर द करेक्ट डायमेंशन एंड देन बेस इज रिमूव्ड टू एंड वाउंडेड कॉइल्स पुट इन द प्लेस ओवर द कोर, राइट। इसमें क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना वो आपकी मोटर के अंदर उसको आप वाइंडिंग करते हैं। आप क्या करते हैं कि इस फ्रेम का पहले से ही एक आपके पास एक सैंपल होता है, आप उसके ऊपर बाहरी वाइंड करते हैं और उस सैंपल को उसमें से बेस निकाल के दोबारा से आप मोटर के अंदर प्लेस कर देते हैं। आप प्री वाउंड करते हैं, आप उसको मोटर के अंदर से वाउंड नहीं करते जाके, आप उसकी वाउंडिंग पहले से ही करके रखते हैं। और ये देखें ये एक एग्जांपल है आपके पास जनरेटर की या मोटर की, बिल्कुल सेम ही होती है इसी तरह से ही कि आपके पास देखिए फील्ड वाइंडिंग हुई है कोर्स के अंदर। ये आपके फील्ड जो जो फील्ड पोल है और जो शूज है उसके ऊपर आपके पास क्या हुई है फील्ड वाइंडिंग। और ये इसको इंसुलेट किया हुआ है येलो कलर के रैपर से या ऑरेंज कलर का व्हाट्सएवर। सो उसके बाद क्या, आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर को हम रोटर भी कहते हैं। अब देखें फील्ड वाइंडिंग का सिस्टम हमारे पास पूरा हो गया, फील्ड तो हमारे पास आ गई। अब फील्ड के अंदर हमने रोटेट करवाना है कोई ऐसा एलिमेंट
जिसकी रोटेशन की वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो, राइट। तो वो हमारे पास होती है आर्मेचर। अब आर्मेचर जिस तरह से फील्ड को सपोर्ट करने के लिए हमने जो फील्ड पोल या पोल शू या फील्ड कोर वो हमने डिजाइन की थी, उसी तरह से आर्मेचर को जो वाइंडिंग है उसको भी तो स्टेबल करने के लिए कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी, तो वो हमारे पास क्या होती है, आर्मेचर कोर होती है अवेलेबल। So it houses the armature conductor or coils and causes them to rotate and hence cut the magnetic flux of the magnetic field magnet. एक्चुअली ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास उनकी बेस है जो क्या करती है, जो हेल्प आउट करती है हमें उस जो कंडक्टर जो हमने जो रोटेट करवाना है विद इन द फील्ड्स, उसको पकड़ने के लिए, उसको जगह प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स होके दरमियान में इजीली रोटेट कर सके। तो आर्मेचर कोर एक्चुअली हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग की बेस है। तो ये हमने डीसी में भी डिस्कस किया था, तो वहां से भी आपको क्लियर होगा। ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग आर रिवाइज्ड एक्चुअली हियर। सो ये आर्मेचर कोर है। आर्मेचर कोर के बेसिक पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, कोर बोल्ट होता है हमारे पास। कोर बोल्ट एक्चुअली क्या करता है कि अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है कि हमारे पास आर्मेचर कोर को भी हम लैमिनेटेड फॉर्म में बनाते हैं। तो जब हम डिफरेंट लेयर्स को आपस में मिलाते हैं तो उसको कोर बोल्ट के थ्रू हम ज्वाइन कर देते हैं। की वे होता है, एक की वे एक्चुअली इसलिए होता है ताकि आप जो है ना वो मेन जो शाफ्ट है उसके थ्रू इसको अटैच कर सके, जो आपकी टरबाइन से आ रही है आपकी ना, उसके थ्रू उसको अटैच कर सकें, वो कीवे भी होता है। उसके अलावा टीथ अवेलेबल होते हैं। टीथ एक्चुअली क्या करते हैं कि इसी टीथ के अंदर ही वो स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। इसको स्लॉट टीथ के अंदर क्या होता है, टीथ जो होता है अपर पार्ट होता है, स्लॉट जो है तो वो इंटरनल पार्ट होता है। तो स्लॉट्स में ही एक्चुअली जो है ना वो आपकी कॉइलिंग होती है, आपकी वायरिंग होती है, जो आप कहते हैं कि आप कॉइल जो है ना वो बनाते हैं, और जो टीथ है ना वो उनको साइड से सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा दरमियान में एयर होल्स भी होते हैं ताकि आपकी जो है ना रोटर के अंदर से हवा मूव करे, आर्मेचर कोर के अंदर से हवा मूव करे उसको ठंडा रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग इज द वाइंडिंग इन विच वोल्टेज इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इट्स रोटरी मोशन एज इट कट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड मैग्नेट। एग्जैक्टली हमने क्या डिस्कस किया था फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि या तो आपकी जो है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो उसके अंदर आप कंडक्टर प्लेस करें, एक वो सिनेरियो था तो आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी। या दूसरा सिनेरियो ये था कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो और उसके अंदर आप कंडक्टर को मूव करें। तो आर्मेचर वाइंडिंग में भी यही सिनेरियो है कि हम वाइंडिंग को मूव करते हैं दरमियान में कंडक्टर के। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस होती है और उसके बाद फ्लक्स प्रोड्यूस होता है हमारे पास फील्ड मैग्नेट के जो फ्लक्स जो कि फील्ड मैग्नेट्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर हमारे पास, क्योंकि हम कॉइल्स को मूव करवा रहे हैं, जो हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है और उसमें हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर हमारे पास वो जो कॉइल्स हैं वो आपस में इन कांटेक्ट है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है करंट सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास, अब ये देखें कि हमारे पास एक मैग्नेटिक जो है रोटर मौजूद है, उसमें वाइंडिंग हुई हुई है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है उसकी कोर मौजूद है सिंपल, उसके में उसके अलावा उसकी जो है आपके पास आर्मेचर जो आपने, सॉरी हमने कौन कौन से देखे थे पार्ट्स यहाँ पे, स्लॉट्स देखी थी हमने, इसके अलावा आपने देखा था टीथ और जो टीथ और स्लॉट देखे थे। अब देखें कि इसमें क्या हुआ कि स्लॉट्स के अंदर वायरिंग है और टीथ जो है ना आपके साइड से उसको सपोर्ट कर रहे हैं दोनों की तरफ से। Okay, slots of the armature core holds the insulated conductor, right? Conductor are connected in series and parallel for the required specification. अब जो कंडक्टर हम कनेक्ट करते हैं जो कनेक्ट करते हैं विद इन द आर्मेचर, उनकी एक स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली कनेक्शन डायग्राम होती है। और वो कनेक्शन डायग्राम में क्या होता है कि आप उसको सीरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको पैरेलल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल में डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिकेशन, अगर आप सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट में आपके वोल्टेज ज़्यादा होंगे, और अगर आप पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आउटपुट में करंट ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद हम ब्रशेस को देखते हैं। ब्रशेस क्या करते हैं, आल्सो नोन एज द कार्बन ब्रश। इट इज अ डिवाइस टू ensure the electrical connection between the rotatory commutator and stationary external load circuit, right? अब आप एक और चीज समझें कि क्या होता है कि जब आप देखें एक रोटेटरी सर्किट है, एक रोटेटरी सर्किट से आपने उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गई, उसको क्लोज कर दिया, उसमें करंट इंड्यूस हो गया। अब वो करंट जो है वो आपने आउटपुट पे लेना है अपने यूज के लिए। ठीक है। अब वो जो आप यूज के लिए लेंगे, लेकिन यूज के लिए आपके पास जो भी सर्किट पड़े हैं बाहर, आपके पास एलसीडी आपका घर है, वो तो स्टेशनरी फॉर्म में है। और हमारे पास जो आर्मेचर है जहां से हमें आउटपुट मिल रही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रही है, वोल्टेजेस मिल रहे हैं, करंट मिल रहा है, वो तो रोटेशन फॉर्म में है। तो इस रोटेटिंग मतलब आउटपुट जो आपके पास करंट है, इसको आउटपुट जो कि आपने एक रोटेटरी ऑब्जेक्ट से लेना है टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए आप कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। तो कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं कि वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि वो कार्बन ब्रशेस जो है वो आपके उस पर रिजाइड करते हैं। रिजाइडिंग की वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पे कम्यूटेटर नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आएगा स्लिप रिंग्स, राइट। क्योंकि ये बाउंस ऑन, इसको मैं रिंग्स कह देता हूँ, राइट।
तो ये हमारे पास जो है ना वो रिंग्स पे प्लेस होते हैं। तो रिंग्स पे प्लेस होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि सॉरी, मैंने यहाँ दोबारा से वो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने करना था, इसको मैं रिंग्स कर देता हूँ, रोटेटरी रिंग्स, राइट। तो अब हम क्या होता है कि आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट पे हमें जो हमारे पास आउटपुट है जो कि हमें इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो हमें स्टेशनरी फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब स्पेसिफिकेशंस क्या होती है कि इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, सही है, ये मैं डिस्कस किया था, होल्ड बाय द स्प्रिंग टू मेंटेन अ सर्टेन प्रेशर। अब स्प्रिंग का क्या पर्पज है कि वो कार्बन को फिक्स करके रखता है टू द वो रिंग के ऊपर ताकि उसका सर्टेन प्रेशर मेंटेन रहे। अब अगर हम स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा इतने स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा रखेंगे कि क्या हो कि आप, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपके जो जो नीचे आपके पास रिंग पड़ा हुआ है जो जो कि एक्चुअली कॉपर का होता है या मेटल का होता है, उस रिंग से इसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन की वजह से आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी और हीट से एक्चुअली हमारे पास लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आप इस स्प्रिंग की जो एडजस्टमेंट है उसको लो रखेंगे, उसकी जो ग्रिप है उसको कम रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि आपके पास जो ये जो आपके पास कार्बन ब्रश है, ये जो ब्लैक कलर का इसमें नज़र आ रहा है, कार्बन ब्रश क्या करेगा कि उस आपके रिंग के ऊपर बाउंस करेगा, उस बाउंस के से क्या होगा कि कभी वो बिल्कुल उसके ऊपर रिजाइड करेगा, कभी थोड़ा दूर हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उन दोनों के दरमियान स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। तो इन चीज़ों को हमने देखना होता है स्प्रिंग एडजस्टमेंट से, उसको एडजस्टमेंट जो है ना वो हमने एक स्पेसिफिकली एक सर्टेन अमाउंट की जो स्ट्रेंथ है उसको वो प्रोवाइड करनी होती है, राइट। तो अगर हम डीसी जनरेटर वर्सेस एसी जनरेटर को एंड पे देखते हैं तो ये हमारे पास है सारा एसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर भी हमने पढ़ा था और एसी जनरेटर हमारे पास ये अवेलेबल है। इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क है, एक्चुअली इन दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ कमोटेटर का। कमोटेटर एक्चुअली हमारे पास क्या था, मैकेनिकल रेक्टिफायर था जो कि आपके एसी आउटपुट को कन्वर्ट करता था डीसी आउटपुट में, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप कमोटेटर हटा देंगे उस जनरेटर में से तो आपके पास एसी जनरेटर है, अगर कमोटेटर लगा देंगे तो ये आपके पास डीसी जनरेटर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके पास एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। तो आई होप कि आप इस पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, इसको कवर अप करेंगे और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। और इस लेक्चर को लाजमी आप वीडियो को देखिएगा और इस पे वर्क कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा इसको। और इसके साथ डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर का फ़र्क भी देखिएगा, इन दोनों में बेसिक हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे अवेलेबल है, राइट। चलिए, क्योंकि वीडियो का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया कि मुझे अपलोड भी करना है, इट्स 36 37 मिनट्स ऑलरेडी। ओके, थैंक यू, हाफिज़।